तो चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था और आज से हम एग्जांपल्स बनाएंगे। लास्ट क्लास में एग्जांपल 1 हमने कर लिया था, तो आज से हम एग्जांपल 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स आपके पास सभी के पास है, वहाँ से एग्जांपल 2 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है जिसको, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि हमें इस तरह के डायग्राम्स नहीं बनाने जिसमें हम पूरा लैडर बनाएंगे, सारा पोल दिखाएंगे ढंग से। ऐसा नहीं, हमें सिंपल ही डायग्राम बनाना है और उसी से अपनी बात को रखना होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक आपके पास एक क्या है, इलेक्ट्रीशियन है जिसको रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है जो किसी पोल पे हो रखा है जिसकी हाइट है 5 मीटर। तो पोल का हाइट जो हमें दे रखा है वो 5 मीटर दे रखा है। तो पहले हम एक पोल बना लेते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक ये पोल बना दिया और इस पोल की जो हाइट है वो है 5 मीटर। तो 5 मीटर हम इस पोल का हाइट ले लेते हैं। उसके बाद बोला कि उसको, जो भी वो इलेक्ट्रीशियन है, उसको अगर जहाँ पर फॉल्ट है वो 1.3 मीटर है बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब इस पोल से आपको 1.3 मीटर नीचे आना पड़ेगा टॉप से। अब जैसे इसका टॉप अगर मैं ए बी मैं पोल को मान लेता हूँ, तो इसका जो टॉप हुआ वो ए पॉइंट हुआ। तो आपको ए पॉइंट से 1.3 मीटर नीचे आना होगा, मतलब लिखा है ना बिलो 1.3 मीटर बिलो द टॉप। तो अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, दिस विल बी, आई विल टेक दिस पॉइंट एज अ 1.3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये 1.3 मीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि उसने बोला क्या है, उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग से पॉइंट ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज़ ए, पॉइंट बी, और इसको सी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपके लिए सी पॉइंट होगा, जैसे अगर आप क्वेश्चन जैसे डायग्राम वहाँ पे भी बना हुआ है, आप उसके हिसाब से जाते हैं तो फिर आपके नेमिंग चेंज करना पड़ेगा, बट हम अपने हिसाब से नेमिंग दे रहे हैं। तो ये हमारा ऊपर ए हो गया और ये सी पॉइंट हो गया जहाँ पे फॉल्ट है, और बी पॉइंट जो है वो नीचे जो बी पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड पे पॉइंट हो गया, और ए जो पॉइंट है वो उस पोल का टॉप पॉइंट हो गया। अब उसने लिखा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब वो उस पॉइंट तक पहुँचना चाहते हैं तो वो ग्राउंड से एक लैडर लगाएंगे ताकि वो सी पॉइंट तक लगा पहुँचा देंगे उसको। तो यहाँ से एक लैडर बनाते हैं जो सी पॉइंट पे जाके टच करेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये लैडर बना दी देखिए मैंने, जिस लैडर का यूज़ करेंगे वो, और उस पोल पे चढ़ जाएंगे, और जिससे कि जो सी पॉइंट पे जो फॉल्ट हो रखा है उसको वो सही कर सकते हैं फिर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस लैडर का लेंथ कितना होगा। तो हमें नहीं पता इस लैडर का लेंथ कितना होगा, तो हम इसको एल ले लेते हैं, और ये एल ही हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। और ये जो लैडर है लिखा हुआ है कि ये 60 डिग्री बना रही है विद द हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के साथ यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रही है लैडर ग्राउंड के साथ। उसके बाद उसने एक चीज़ और भी पूछी है, आल्सो हाउ फार द फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड द शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब हमें लैडर का जो फुट है, हमारा लैडर देखो यहाँ पर है, इसको हम डी पॉइंट ले लेते हैं। तो जो डी पॉइंट है वो लैडर का फुट है और जो बी पॉइंट है वो पोल का फुट है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें निकालना है, जिसको हमने एक्स ले लिया, क्योंकि उसने पूछा है कि फुट का जो लैडर होगा वो पोल की लैडर से कितना दूर होगा। तो हमें एक्स भी निकालना है, हमें एल भी निकालना है, और रूट 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर हमें रूट 3 यूज़ करना होगा तो हम उसको भी यूज़ करेंगे। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमारा जो राइट एंगल बन रहा है वो सी बी डी बन रहा है। जो सी बी डी है वो राइट एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सी बी की लेंथ चाहिए होगी, क्योंकि सी बी की लेंथ की मदद से ही हम एल और एक्स दोनों निकाल सकते हैं। तो पहले हम टीचर को बताएंगे कि अगर हम इन ट्रायंगल सी बी डी के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले हमें सी बी का लेंथ चाहिए होगा। अब सवाल ये उठता है कि सी बी का लेंथ कैसे आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, सी बी का अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मैं ए बी में से बी सी को हटा दूंगा, और सॉरी ए बी में से ए सी को हटा दूंगा। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आपको बी सी चाहिए, जिसको आप सी बी भी कह सकते हैं या बी सी कह सकते हैं, तो अगर आपको वो लेंथ चाहिए तो आपको ए बी की लेंथ में से ए सी की लेंथ को हटाना होगा। तो अगर हम देखें तो ए से लेकर बी तक का लेंथ था 5, और ए से लेकर सी तक का लेंथ कितना है 1.3। तो यहाँ से अगर हम सी बी की वैल्यू निकाल लें, 5 माइनस 1.3 कर दें, तो ये 3.7 मीटर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अब हम राइट एंगल जो है हमारा, ये इसका नाम है क्या, सी बी डी। अब हमें यहाँ पे जाके दिमाग लगाना है कि कैसे हम सी बी की हेल्प से एक बारी हम लेंथ निकाल सकते हैं लैडर का, जो कि हमारे लिए सी डी है, और एक
बारी हम बेस का बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि x है। तो हमें ये खुद दिमाग लगाना है कि अब हमें tan यूज़ करना है कि sin यूज़ करना है कि cos, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यूज़ करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम sin 60 लगाएंगे। पहले तो हम sin 60 क्यों लगाएंगे, क्योंकि sin 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा BC वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है क्योंकि BC हमारे पास है, यानी कि C भी हमारे पास है। तो ऊपर हमारा आ जाएगा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि CB अपॉन में CD। इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए, तो साइन 60 का वैल्यू हमें डालना पड़ेगा जो कि होता है √3/2। ठीक है, साइन 60, और मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लीजिए। और CB जो है वो हमने फाइंड कर लिया था 3.7, और लेंथ ऑफ लैडर जो CD की जगह पे हमारा L आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके L फाइंड करना है बस हमें। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, 3.7 को 2 से इंटू करके √3 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 3.7 को 2 से इंटू करके √3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आइए देख लेते हैं। अगर हम 3.7 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 7 जा 14, और 2 3 जा 6, और एक 7, तो ये वैल्यू तो 7.4 आ गई, और नीचे आ जाएगा 1.73, क्योंकि √3 का वैल्यू उसमें दे रखा है। अब इसको आप इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है, ये काम तो आप कर ही सकते हो। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 4.28 मीटर। हमें आ रहा, अगर डेसिमल के बाद काफ़ी बड़ा आंसर जा रहा हो तो हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स मैक्सिमम लेना होता है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको 4.28 मीटर कर लिया। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ लैडर। अब हमें साथ साथ क्या फाइंड करना है, अब हमें साथ साथ BD भी फाइंड करना है। तो अब हमें दिमाग लगाना होगा कि BD को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करें, क्योंकि अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब CD भी आ चुका है, तो हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर cos 60 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो cos 60 जो होता है वो cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन में, सॉरी हम यहाँ पे लगा सकते हैं अभी, नहीं तो आप cot 60 लगा सकते हैं। cos की जगह पे आप यूज़ करिए cot 60, ठीक है। आप यूज़ करने के लिए तो आप tan 60 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपका आंसर tan 60 से भी आ जाएगा, और आप cot 60 भी लगा सकते हैं। तो हम cot लगा देते हैं। अब कॉट जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है, ठीक है, कॉट जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है, बट आप टैन लगा दो कोई दिक्कत नहीं, हम टैन लगा देते हैं। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ हमारे लिए BC, और बेस कौन हुआ हमारे लिए BD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC हमारे पास कितना है 3.7, और BD की जगह पर हम x रख देंगे जो कि हमें निकालना है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको बच्चा सॉल्व करेगा तो x इक्वल टू कितना बनेगा, 3.7 अपॉन में √3, और 3.7 को फिर हमें डिवाइड करना होगा 1.73 से। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.14 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लेंथ ऑफ लैडर भी फाइंड कर लिया, और उसके साथ साथ जो लैडर का फुट होगा वो पोल्स के फुट से कितना दूर होगा वो भी हमने इस क्वेश्चन से फाइंड कर लिया। तो मेन चीज़ देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, मेन चीज़ डायग्राम होता है। एक बार आपका डायग्राम सही बन जाएगा उसके बाद तो बच्चा अपने आप दिमाग लगा सकता है कि भाई क्या मिसिंग है और क्या फाइंड करना है, और राइट एंगल का ही यूज़ करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा चूज़ करना चाहिए वो आपको दिमाग लगाना होता है। तो उसके लिए 8.1 एक्सरसाइज जो पहले हमने करी थी चैप्टर 8 में, अगर आपको वो ढंग से आती है तो आप इस तरह की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चे बताइए, एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया सभी को, कैसे किया मैंने, बताइए। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व है आपके बुक में। तो आप चाहें तो बाद में वहाँ से भी उनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन काम ये है कि चीज़ों को समझना आपको है, और जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, फिर हम एग्जाम्पल 3 बनाते हैं। चलिए, अब सेकंड स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, ये आप सेकंड ले लेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
जो कि है हमारे लिए एग्जाम्पल 3। चलिए, आई होप सबने सेकंड स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल 3 आइए बच्चे पढ़ते हैं और देखते हैं उसका डायग्राम कैसे बनेगा। कहता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी पर्सन है या ऑब्जर्वर है, जब तक क्वेश्चन में उसकी हाइट नहीं दी होती है तब तक हम उसको नहीं बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट है 1.5 मीटर। अगर हमें ऑब्जर्वर का कुछ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम उसको जस्ट एज अ पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने बताई थी सारी बातें आपको लास्ट क्लास में। तो पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बनाएंगे। तो हमने देखिए ये एक ऑब्जर्वर बना दिया जिसकी हाइट कितनी बोली गई है, 1.5 मीटर बोला गया है। ये ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा होगा किसी चीज़ को। उसने कहा कि ये जो ऑब्जर्वर है किसी चिमनी से, जिसकी चिमनी की लंबाई भी हमें, लेंथ भी हमें दे रखी है, उसके सामने एक चिमनी बनाते हैं, ये देखिए। और इस चिमनी की जो लंबाई है, लेंथ है, हाइट जिसे कहने चाहे, सॉरी चिमनी की लेंथ नहीं है ये चिमनी से कितना दूर खड़ा है वो दिया हुआ है। ध्यान से पढ़िए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। मतलब कि ये इस पर्सन की डिस्टेंस है फ्रॉम द चिमनी। मतलब ये वैल्यू हमें दे रखी है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वैल्यू हमारे पास है 28.5 मीटर कि दिस पर्सन इज स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। आगे पढ़िए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज। याद मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रॉम और टू। फ्रॉम मतलब कहाँ से बनाना है और टू मतलब कहाँ पे बनाना है। तो लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनाना है, टॉप ऑफ द चिमनी पे बनाना है, मतलब चिमनी के टॉप पर बनाना है। लेकिन कहाँ से बनाना है, फ्रॉम हर आइज। मतलब देखो अब ये अगर कोई पर्सन है, इस पर्सन को हम यहाँ पर डीसी नाम दे देते हैं जैसा कि बुक में भी दिया हुआ है। और इस चिमनी की जो टोटल लेंथ है इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। तो अब ये जो हमारा पर्सन है जिसको हमने सी डी नाम दिया है, तो उसकी ऑब्वियस ही बात है इसका आइज जो होगा वो डी पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे टॉप ऑफ द चिमनी पर। ये देखिए इस तरह से। अब एंगल बनाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन तो चाहिए ही होता है, तो इसलिए हमें ये भी बनाना पड़ेगा ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल जाए। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दे रखा है 45 डिग्री। और ये राइट एंगल बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा, इस पॉइंट को हम ले लेंगे ई। तो राइट एंगल आपके लिए बन जाएगा ए ई डी। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। कह रहा है चिमनी की हाइट बता दीजिए कितनी होगी। तो अगर बच्चे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखो डी ई बी सी, इस नाम का एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, डी सी बी ई कह लीजिए। तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही होती है, दोनों तरफ से अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर डी से लेकर सी तक का लेंथ 1.5 है तो ई से लेकर इसका भी लेंथ बी तक का 1.5 ही होगा। और इतना हाइट जो ऊपर बच रहा है अभी, ये अगर मैं एच लेट कर लूँ तो पूरी चिमनी की जो हाइट होगी वो एच प्लस 1.5 हो जाएगी। आ रहा है सबको समझ में। देखिए इस तरह से डायग्राम को थोड़ा लेबलिंग करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए बच्चे को। तो मैंने देखा कि भैया अगर डी सी 1.5 मीटर है तो ई बी भी 1.5 हो गया। और अगर मुझे चिमनी की जो चिमनी कितनी है वह ए बी, ए से लेकर बी तक पूरा चिमनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर मुझे इस पूरी चिमनी का हाइट चाहिए तो उसके लिए मेरे को ए बी का लेंथ निकालना होगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि बी से लेकर ई तक का लेंथ तो 1.5 आ चुका है, बस ए से लेकर ई तक का लेंथ अगर आ जाए तो उसमें हम उसको ऐड करेंगे तो एच प्लस 1.5 ये पूरा चिमनी का हाइट बनेगा। तो यहाँ टीचर को बता देंगे कि डी सी और बी ई दोनों बराबर होंगे 1.5 मीटर। और बी सी की जो लेंथ होगी और डी ई, देखो जितना लेंथ बी सी का होगा उतना ही तो डी ई का भी होगा। तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो बी सी और डी ई भी बराबर हो गए कितना, 28.5 मीटर। और साथ ही साथ जब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए से लेकर ई तक का लेंथ है एच, तो फिर ए बी का टोटल लेंथ कितना होगा उसके लिए मेरे को ए ई में बी ई को जोड़ना होगा। तो वहाँ से चिमनी की टोटल हाइट बन गई एच प्लस 1.5। तो बस अब किसी तरीके से अगर एच फाइंड कर लिया जाए तो चिमनी की जो हाइट है वो आ सकती है। अब उसके लिए मेरे को देखना होगा कि मुझे किस राइट एंगल में जाना होगा। तो यहाँ पर एक ही राइट एंगल दिखाई दे रहा है और जो कि है ए ई बी। और अगर उस राइट एंगल में मेरे को एच निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को डी ई चाहिए था, वो मेरे को मिल चुका है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे tan 45।
tan 45 यूज़ करेंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमें पता है। तो ए ई के नीचे कौन आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। tan 45 1 होता है, ए ई को हमने एच माना था, और डी से लेकर ई तक का जो लेंथ है वो 28.5 मीटर है। तो एच की वैल्यू भी कितनी हो गई, 28.5 मीटर ही हो गई। और जैसे ही बच्चे अब आपके पास एच आ गया तो उसके अंदर आप अब 1.5 को ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास लिख देंगे कि जो हाइट ऑफ चिमनी जो आपको चाहिए, जिसको हमने नाम दिया है ए बी, वो एच प्लस 1.5 होगा। यानी कि 28.5 में 1.5 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आपके पास आ गया चिमनी का 30 मीटर। तो दिस इज़ योर आंसर। इसमें हमें एच निकालना था, वो हमने निकाल लिया, और हाइट ऑफ चिमनी टोटल आ गया हमारे पास 30 मीटर। तो देखिए फिर से मेन क्या था, डायग्राम। एक बार डायग्राम सही बन जाता है तो उसके बाद तो बच्चा खुद माइंड लगा सकता है कि अगर हमें चिमनी की हाइट तक पहुंचना था तो हमें कैसे चलना होगा। और मेन चीज़ें देखो क्या क्या है कि भाई रेक्टेंगल बना, हो सकता है कि कहीं पे स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, तो वो थोड़ा सा आइडिया आपको ध्यान में रखना है कि भाई उनके अपोजिट लेंथ बराबर होती हैं, तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि क्या हमें फाइंड करना है, कौन से ट्रायंगल में हमें काम करना है, राइट ट्रायंगल में, वो सबसे मेन होता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया सभी को? हाँ, यहाँ मैंने ट्रायंगल का नाम गलत लिख दिया है, तो ये ए ई डी आएगा यहाँ पे। सही कह रहे हैं। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? एग्जाम्पल 3 बिल्कुल ध्यान से देखिए। जिस भी बच्चे को लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी बातों को शेयर करे, क्योंकि देखिए फिर आपसे बाद में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। और वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना वैसे ही आसान नहीं होता, क्योंकि कई बच्चे वर्डिंग्स को नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर डायग्राम सही बना लोगे एक बारी, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो आप देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तभी आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पूछिए। चलिए सभी बच्चे आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दैट इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए पहला स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, तो आप सेकंड ले लीजिए। ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया। और आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं पेपर में, तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। जैसे मैंने कहा था कि कभी भी पूरा क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा उसको रीड करिए, एक एक लाइन रीड करिए और उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाइए। तो सबसे पहले उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। समझ में आया कि पहले हम एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये मैंने एक 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग बना ली, और उसने क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जैसे ग्राउंड मैंने ये बनाया, तो इस ग्राउंड के ऊपर कोई एक पी पॉइंट ले लीजिए। तो मैंने देखिए ये पी पॉइंट ले लिया, और इस पी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पर, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा लाइन ऑफ साइट जो होता है वो बॉटम से टॉप होता है, तो पी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना दीजिए कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन। आगे पढ़िए। कहता है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगाना है, उस फ्लैग को होस्ट करना है, तो इस फ्लैग को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब उसमें तो पूरा बढ़िया से देखो बिल्डिंग भी बना रखा है, फ्लैग भी बना रखा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। जो बिल्डिंग की लाइन है वो ब्लैक है, और जो उसके ऊपर ये रेड कलर का दिख रहा है आप सभी बच्चों को, ये जो रेड कलर दिख रहा है ये वो फ्लैग का लेंथ हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब कहता है कि आपने क्या करना है, अ फ्लैग इज, जो फ्लैग आपने बनाया उस पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है उसके टॉप पर, मतलब ये फ्लैग के टॉप पर, जो फ्लैग का टॉप है उसको हम, ये बिल्डिंग को तो हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की लेंथ हमने ए बी ले लिया, और जो फ्लैग है उसके ऊपर जो लगा हुआ है उसकी लेंथ हम बी डी ले लेते हैं। तो इसका मतलब फ्लैग का जो टॉप हुआ वो डी है,
और बिल्डिंग का जो टॉप था वो बी था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो उसी पी पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है 45 डिग्री का उस फ्लैग के टॉप पर। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगा, ये देखिए सभी बच्चे, देखिए डायग्राम देखिए। तो उसी पी पॉइंट से मैंने डी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, तो ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा ऐसे, ये देखो ऐसे बनाना पड़ेगा। ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है 45 30 डिग्री से बड़ा भी होगा। तो आप देखिए 30 नीचे दिख रहा होगा छोटा सा एंगल, और उसके ऊपर एक 45 दिख रहा होगा, जो एंगल डी पी ए होगा हमारे लिए। ये बना दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। मतलब एक तो आपको देखो बिल्डिंग जो उसने दिया था, बिल्डिंग की अगर आप स्टार्टिंग में देखें 10 मीटर का बिल्डिंग भी था, तो ये बिल्डिंग की लंबाई तो 10 मीटर हो गई, आ रहा होगा समझ में। अब ये फ्लैग की जो लेंथ है इसको मैंने एच मान लिया क्योंकि ये मेरे को निकालना है, और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ क्योंकि ये भी मेरे को निकालना है कि ये जो पॉइंट पी है ये आपके उस बिल्डिंग के फुट से कितना दूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बढ़िया से लेबलिंग कर दिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिया फ्लैग का जो लेंथ है वो एच है, ए बी यानी बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, वो दिया हुआ था। और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और यहाँ पे लेट कर ली है, वो है ए पी जो कि एक्स है। तो हमें बेसिकली एक तो यहाँ पे बी डी निकालना है और एक हमें ये एक्स निकालना है बस। उसके लिए हमें देखना होगा कि कौन से राइट एंगल्स में हमें जाना होगा ताकि हम इस काम को आसानी से कर सकें। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं सभी बच्चे कि अगर ए से लेकर बी तक का लेंथ 10 मीटर है और बी से लेकर डी तक का लेंथ एच है, तो टोटल लेंथ जो बन रहा है वो बन गया एच प्लस 10 जो कि ए डी का लेंथ होगा। तो ए डी की जो यहाँ पे लेंथ होगी वो एच प्लस 10 होगी। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हम सबसे पहले x को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर दो राइट एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है बी ए पी, ये देखिए जिसके अंदर एंगल 30 डिग्री आ रहा होगा, क्योंकि देखो जहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसी ट्रैंगल को आप चूज़ कर लें। तो 30 डिग्री जो है वो किस ट्रैंगल राइट एंगल में आ रहा है, बी ए पी में आ रहा है, और जो 45 डिग्री आ रहा है वो आपका डी ए पी में आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रैंगल बी ए पी जो कि राइट एंगल हो गया, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे tan 30 डिग्री जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को आपको बाहर दिखाऊं, जैसे डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो आप चीज़ों को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके लिए बी ए पी ट्रायंगल हो गया, ये आपका एंगल 30 डिग्री हो गया, ये आपको 10 दे रखा है और इसको मैंने x मान रखा है। तो आप देखो आप इजीली समझ सकते हैं कि tan 30 डिग्री जो होगा वो ए बी अपॉन में ए पी होगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे और अब देखिए कैसे काम करना होगा। tan 30 होता है 1/√3, ए बी हमें पता है 10 है और ए पी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से x आ गया कितना, tan√3 मीटर। तो पहला काम हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि जो हमें पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था फुट ऑफ द बिल्डिंग से, वो हमारा आ चुका है। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में देखिए आप देख सकते हैं √3 का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो वो अभी हम नहीं पुट कर रहे क्योंकि अभी हमें इस एक्स को आगे यूज़ करना है। तो हम चाहेंगे कि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे, लेकिन जब हम लास्ट में आंसर देंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी बिल्डिंग से कितना होगा, तब हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे को एक्स को यूज़ करना है। तो tan√3 हम रखते हैं और उसी के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल हम यहाँ पे चूज़ करेंगे वो ट्रायंगल हमारे लिए कौन सा था, वो 45 वाला ट्रायंगल यूज़ करना होगा। तो वो हमारे लिए होगा क्योंकि उसी से हमारा एच आएगा, नहीं तो फिर हमें हाइट ऑफ द जो फ्लैग है वो नहीं मिलेगा। तो अब हम ट्रायंगल डी ए पी में जाएंगे और वहाँ पे लगा देंगे tan 45 डिग्री। अब देखो डी ए पी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो डी ए है, ध्यान से देखो, और उसकी जो बेस है वो ए पी ही है। तो tan 45 1 हो गया। डी से लेकर ए तक का पूरा लेंथ हमारे पास कितना है, h प्लस 10, और ए पी की जो लेंथ है ए से लेकर पी तक की लेंथ वो x के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें, देखिए सभी बच्चे ध्यान से, तो अब हमारा x किसके इक्वल आ जाएगा, h प्लस 10 के आ जाएगा। और क्योंकि x हम फाइंड कर चुके हैं tan√3, तो उसकी जगह पर यहाँ रख देंगे उसको। और यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो tan√3 माइनस 10 हो जाएगी, और आप चाहें तो यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए h की लेंथ आ गई कितनी, 10 इंटू में √3 - 1।
अब इसमें हम लास्ट में हमें बस क्या करना है, फाइनल आंसर देना है ना। तो अब पहले तो हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ फ्लैग। तो हाइट ऑफ फ्लैग को ही हमने क्या लेट किया था, एच लेट किया था, तो वो होगी 10√3 - 1। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे रखा है तो उसको हम पुट करेंगे। कितना दिया हुआ है 1.732, और उसमें से 1 माइनस करना होगा। तो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.732 से, और 10 इससे इंटू होगा तो ये बन जाएगा 7.32 मीटर। यानी कि जो फ्लैग हमने ऊपर लगा रखा है उसकी लेंथ है 7.32 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना था। तो डिस्टेंस था 10√3, तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है, और ये लेंथ हमारी किसके बराबर थी, AP के बराबर थी। तो यहाँ से अब हम AP की भी वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितना आया था 10√3, जो कि x था हमारे लिए। आप चाहें तो इसको x लिख दो। तो x की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो ये बनेगा 17.32 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास हाइट ऑफ द फ्लैग भी आ गया और साथ साथ डिस्टेंस भी आ गया उस पॉइंट का। तो एक बार आप दोबारा देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। ये रहा, क्वेश्चन में था कि हमारे पास एक 10 मीटर का बिल्डिंग था और ग्राउंड पे हमें एक पॉइंट लेना था, पहले P पॉइंट, और उस P पॉइंट से हमें उस बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बनाना था 30 डिग्री। फिर उसी पॉइंट से हमें बिल्डिंग के टॉप पर हमने फ्लैग लगाया, और फिर हमें उसी पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप पर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी फ्लैग के टॉप पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना था 45 का। फिर हमें बोला गया कि पॉइंट P का डिस्टेंस बिल्डिंग के फुट से कितना होगा, और जो फ्लैग आपने ऊपर लगा रखा है जिसकी लेंथ है DB, जिसको मैंने H मान रखा है, ये कितना होगा, फिर आप वो निकालें। तो उसके हिसाब से हमने दिमाग लगाया कि यहाँ पे दो राइट एंगल्स हैं जिनमें हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं, एक 30 डिग्री वाला, एक 45 वाला। तो 30 डिग्री जो था वो BAP में आ रहा था, ये देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमने यूज़ किया बड़ा राइट एंगल DAP का, तो वहाँ से हम इजीली H और X को हमने फाइंड किया। और ये होता है कि किसी एक ट्रायंगल से जो चीज़ आपने फाइंड करें, जैसे हमने यहाँ से X फाइंड किया तो उसको हमने नेक्स्ट एंगल में यूज़ किया फिर। तो ये भी होता है कई क्वेश्चंस में, और बस कैलकुलेशंस करें आ जाएगा आंसर। चलिए बच्चे बताइए, क्या आप समझ पाए हैं एग्जाम्पल नंबर 4? हाँ जी बताइए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। जिसको भी लग रहा है कि कहीं पर भी प्रॉब्लम है वो अपनी बातों को शेयर करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बैठे हुए हैं आराम से देखे जा रहे हैं। कोई भी चीज़ लग रही है समझ में नहीं, कोई नई चीज़ है। जब भी कोई बच्चा नया चीज़ पढ़ता है, आज से पहले आपने कभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, फ्रॉम यूअर 9th स्टैंडर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने। ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, और उसका जो 8th चैप्टर में भी यूज़ देखा आपने, उसके बाद 9th में भी आप देख रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना ऑडियो ऑन कर ले या फिर चैट ऑप्शन में लिख ले, ताकि उसको मेरी जो बात है वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे लेके चलते हैं अब। और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एग्जाम्पल 4 का। चलिए, ये पहला स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, आप दूसरा ले लीजिए। ये इसका दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ये लीजिए दूसरा स्क्रीनशॉट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल बना लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अभी 3 एग्जाम्पल हैं, तो आइए एग्जाम्पल 5 बनाते हैं। एग्जाम्पल 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना सभी बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसकी वर्डिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। एग्जाम्पल 5 अगर आप सभी बच्चे पढ़ें तो कहता है कि हमारे पास क्या बोला गया है, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। तो मैं पहले एक टावर बना देता हूँ और उस तरह से मैंने इसको इस ग्राउंड पे खड़ा कर दिया। ठीक है, यही उसने बोला है। अब इस टावर की लेंथ को हम AB मान लेते हैं इस तरह से, और ये जो ग्राउंड हमने लिया है ये हमारा नीचे आ जाएगा। अभी कुछ आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि शेडो, इस टावर का जो शेडो होगा वो 40 मीटर ज़्यादा बड़ा होगा
जब सन का एल्टीट्यूड 30 देन व्हेन इट वाज 60। देखिए ध्यान से समझिए, अब सन का जो एल्टीट्यूड होगा, सन का जो इसमें बात की गई है एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज वाज कितना 60। अब क्या होता है कि जब शैडो बनता है ग्राउंड पे तो शैडो बनेगा, है ना। तो उसने कहा कि जब मान लीजिए सन का जो एल्टीट्यूड जो इस पे था पहले, अगर वो कितना था 60 डिग्री था, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम किसी भी फिगर में दो एंगल्स बना रहे होते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके दो एंगल बनते हैं मान लीजिए। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जो पहले वाला एंगल होता है वो बड़ा होता है और उसके पीछे वाला जो एंगल होता है वो उससे छोटा होता है। जैसे आगे वाला 60 है तो बाद वाला 30 हो। जैसे यहाँ पे भी दो एंगल्स की बात हो रही है, एक 60 और एक 30। तो बच्चा कंफ्यूज होता था कि 60 को पहले बनाना है 30 को। बट ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक आते जाएंगे तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम 60 डिग्री पर रखेंगे कि अगर सन का एल्टीट्यूड यहाँ पे अगर 60 डिग्री पर रहता है इस तरह से, और लेंथ ऑफ शेडो जो इस केस में बनेगी वो ये बनेगी, देखो क्योंकि नीचे शेडो तो ग्राउंड पे बनती है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इतना शेडो बन रहा है, उसने बताया नहीं रखा क्वेश्चन में कि कितना शेडो बन रहा था जब वो 60 था। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि जैसे ही सन का जो एल्टीट्यूड है जो 60 डिग्री था पहले, अगर वो चेंज होकर 30 डिग्री होता है, क्योंकि 60 के बाद वो 30 हो जाएगा, तो अगर जैसे ही वो 60 के बाद 30 होगा तो अब जो लेंथ बनेगी शेडो की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी, है ना भाई। ये देखो भाई, लेंथ हम पूरा फुट से काउंट करेंगे ना। तो ये जो लेंथ अब बन रही है न्यू लेंथ, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम इसको ए बी लिया है, इसको हम सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं। तो पहले जो लेंथ था वो बी सी था, जो हमें नहीं पता था वो मैंने एक्स माना है। लेकिन अब जो लेंथ बन रहा है जो कि बी डी होगा, अब जो लेंथ बनेगा वो बी डी होगा। तो बी डी जो लेंथ है, अगर हमें ये पता करना है तो उसने बोला कि ये जो शेडो बनेगी ये पहले वाली शेडो से 40 मीटर ज़्यादा होगी। आप समझो कि 40 मीटर ज़्यादा कितना होगा। देखो पहले शेडो इतना बन रहा था बी से सी तक, तो ज़्यादा वाला तो हिस्सा ये वाला है ना, कहाँ से कहाँ तक, सी से लेकर डी तक। तो ये लेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, 40 मीटर। तो ये क्वेश्चन है कि जब पहले सन का जब एल्टीट्यूड 60 था उस वक्त जो शेडो बना और 30 डिग्री चेंज होने पर शेडो बनेगा, वो शेडो पहले वाली 60 वाली शेडो से 60 डिग्री पे जब शेडो बना था उससे 40 मीटर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमने पहले जो लेंथ लिया वो एक्स लिया और उसके बाद जो लेंथ बढ़ा, कितना हिस्सा बढ़ गया, वो 40 मीटर है। तो टोटल शेडो जो अब दिखाई देगा वो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। इस बात से सभी सहमत होंगे। तो आपको क्लियर समझ में भी आ रहा है कि 60 डिग्री में जो शेडो बना था वो एक्स मीटर का था और 30 डिग्री तक जो शेडो बन रहा है वो एक्स प्लस 40, जो कि उससे 40 ज़्यादा है। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको निकालना है एच। एच जो है हाइट ऑफ टावर हो गया। बताइए बच्चे, क्या आप पहले इस डायग्राम की डेफिनेशन को समझ पाए हैं ढंग से कि कैसे मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे। और जब भी कंफ्यूजन हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन रहे हों तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला एंगल जो सबसे पहला एंगल बनता है, जितना नज़दीक आप उस फिगर के होंगे उस ऑब्जेक्ट के, वो एंगल हमेशा बड़ा होगा। जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे एंगल कम होता चला जाता है। ठीक है सर, तो अब हमें फाइंड करना है एच, तो उसके हिसाब से ही हम माइंड लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि ए बी जो है वो एच है और जो बी सी है वो एक्स है। तो बी डी की जो लेंथ होगी वो एक्स प्लस 40 होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, तो हमें दो राइट एंगल्स को चूज़ करना होगा बारी बारी से। तो सबसे पहले हम जो राइट एंगल चूज़ कर रहे हैं वो है ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं और सबसे पहले वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हमें tan 60 लगाना पड़ेगा, क्योंकि h बाई एक्स हम करेंगे। तो ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी हमारे पास h है, बी सी हमारा x है। तो यहाँ से एक रिलेशन टाइप आ गया कि h की वैल्यू x√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अभी कुछ फाइंड नहीं हुआ, बस एक टाइप का रिलेशन सा आ गया यहाँ से हमारे पास। ठीक है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम दूसरा जो बड़ा वाला राइट एंगल है जो 30 डिग्री जिसमें बन रहा है, उस राइट एंगल का नाम देखो क्या है, ए बी डी। उसमें भी हम tan ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइट हमें निकालना है और बेसिस हमारे पास है उसका x प्लस 40। तो tan 30 डिग्री का इस्तेमाल करते हुए अब परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बाय में बेस कितना आ जाएगा, बी डी। अब यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ को आप डायग्राम से पुट करिए। तो आप देख सकते हैं tan 30 की वैल्यू तो पता होगी, 1/√3 होती है।
ए से लेकर बी जो टावर जो हमारा टावर था उसकी हाइट है एच, और बी डी आप देख सकते हैं x+40 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और इक्वेशन टाइप बन जाएगा कि x+40 इक्वल टू √3h। अभी हमने देखा था कि जब हमने पहली बार जब ट्रायंगल यूज़ किया था तो h की वैल्यू कितना आया था, x√3। आप देख सकते हैं, ये देखिए h कितना है, x√3। तो इसको चाहें तो आप फर्स्ट इक्वेशन भी इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका यूज़ हम करेंगे, h की जगह पर हम x√3 डालेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे h इक्वल टू x√3। तो ये तो हमारा x+40 रहेगा, बट राइट साइड में √3 x√3 से इंटू हो जाएगा। तो x+40 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। और जैसे ही x हमारा 20 आएगा तो हमारा h आ जाएगा, क्योंकि h किसके इक्वल था, x√3। तो वो बन जाएगा सर 20√3 मीटर। तो ये आ गई आपकी टावर की हाइट, कितना, 20√3 मीटर। और √3 क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि कितना रखना है, तो आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आप ये √3 का या √2 जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका वैल्यू तभी पुट करें जब क्वेश्चन में दिया होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। इसका डायग्राम बच्चों को समझ में नहीं आता, बस वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको उसको समझना है कि कितना शैडो पहले लेना है और बाद में कितना इंक्रीज करना है, और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपने देखा ईजिली हम इस क्वेश्चन को बना दिया। 2 राइट ट्रायंगल्स हमने यूज़ करे और h और x की वैल्यू हमारे पास आ। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बारी कन्फर्मेशन ले लेते हैं। चलिए बच्चे बताइए, क्या एग्जाम्पल नंबर 5 समझ पाए आप लोग? देखिए, इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक्सरसाइज आप लोगों से तभी बनेगी जब आप एग्जाम्पल्स जो मैं करा रहा हूँ अभी आपको 1 बाय 1 उनको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, तो लीजिए इसका पहला स्क्रीनशॉट, और उसके बाद अब हम एग्जाम्पल 6 पर आएंगे। फिर अभी 2 एग्जाम्पल हमारे बाकी हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट पहला, और उसके बाद नेक्स्ट लीजिए अब आप सेकंड स्क्रीनशॉट। अभी तक जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम्पल 5 तक, ये सभी एंगल ऑफ एलिवेशन पर क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम्पल 6 और 7 जो क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स, ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस पर है। तो आइए कुछ क्वेश्चन डिप्रेशंस पे भी करेंगे, तभी तो उसके भी क्वेश्चंस आगे समझ में आएंगे आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए पढ़िए बच्चे, सभी बच्चे। कहता है कि एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो, सबसे पहले आपको एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाना होगा। ये मैंने पहले एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग यहाँ पे बना दिया, इस तरह से बना दिया। अब देखो ध्यान से, इसको हम नाम दे देते हैं बी और इसको ए। जो बी पॉइंट है वो इसका टॉप है, और जो ए पॉइंट है वो इस बिल्डिंग का क्या है, फुट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला था कि एंगल ऑफ ए डिप्रेशन, आपको पता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से बॉटम बनता है, मतलब ऊपर से बनेगा वो। यानी कि अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बिल्डिंग पर बन रहा है, 8 मीटर की बिल्डिंग पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी ऑब्जेक्ट से बन रहा होगा जो इस 8 मीटर से भी, 8 मीटर की जो बिल्डिंग मैंने सामने बना रखी है उससे बड़ी बिल्डिंग होगी वो। तभी तो आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे ना, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो ये उसके सामने देखो, उसने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी होगी। आप लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे अगर आप, तो इसके सामने मैंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। देखिए इसका नाम है पीसी। ये पीसी नाम की हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है। आप ध्यान से देखें, अब पढ़ो। कह रहा है कि एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, मतलब आपको 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं। एक तो इस बिल्डिंग जो 8 मीटर का बिल्डिंग बनाया था आपने उसके टॉप पर, और एक उसके बॉटम पे। लेकिन ये बनेगा कहाँ से, ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम शब्द मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये जो आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, इसका टॉप देखो क्या है, पी पॉइंट है, दिख रहा है सभी को, मैंने येलो कलर में दिखाया है। ये जो येलो कलर में मैंने पी पॉइंट दिखाया है, इस पी पॉइंट से आपको 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने। आपको याद है एंगल डिप्रेशन बनाने के लिए हमें वो बनाना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया इसके सामने, याद होगा। अब यहाँ से हम एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे जो सामने उसकी बिल्डिंग है 8 मीटर का, उसके टॉप पर। ये देखिए इसके टॉप पे बन गया, दिख रहा है सभी को ये वाला।
अब ये एक एंगल बन गया, इसका कितना वैल्यू होगा वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू होगा 30 डिग्री। तो ये हम बना देते हैं 30 डिग्री। उसके बाद वहीं से ही फिर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, लेकिन वो कहाँ, इस 8 मीटर बिल्डिंग जो उसके सामने खड़ी है उसके बॉटम पे, ये देखिए इसके बॉटम पे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ कि इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे सामने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके टॉप से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, एक उसके टॉप पे जो 30 डिग्री बनेगा और एक उसके बॉटम पे जो 45 डिग्री बनेगा। और ऑब्वियस सी बात है 45 वाला बड़ा ही होगा क्योंकि वो 30 डिग्री से ज़्यादा होता है। और समझने की बात ये भी है कि टॉप पहले लिखा है बॉटम बाद में, तो 30 डिग्री टॉप पे बन गया और बॉटम पे कौन सा बन गया, 45। और अब इसको इधर जोड़ना होगा इस तरह से ताकि डायग्राम को कंप्लीट कर सकें। और बीच में कुछ और पॉइंट्स भी आ रहे हैं तो इसको हम डी ले लेते हैं। ये देखिए ये इसका डायग्राम है जो मैंने बनाया। एक बार डायग्राम का कंफर्मेशन ले लेते हैं तभी फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्या सभी बच्चे इस डायग्राम को समझ पाए कि कैसे हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से सामने जो 8 मीटर की बिल्डिंग थी उसके टॉप और उसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशंस की वैल्यू बनाई थी, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डिप्रेशन पे ये पहला क्वेश्चन आ रहा है। कुछ बच्चे मना भी कर रहे हैं तो एक बारी दोबारा देख लें। देखिए सर, ये सामने हम ए बी नाम का बिल्डिंग बना रहे हैं। सबसे पहले ये 8 मीटर का बिल्डिंग है जो लाल कलर में, रेड कलर में आपको दिख रहा होगी। इस 8 मीटर बिल्डिंग का जो टॉप है वो बी पॉइंट है और जो उसका बॉटम है वो ए पॉइंट है। उसने बोला कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमेशा एक ऊंची मतलब एक हाइट से आता है, क्योंकि जो एंगल डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ऐसे बनता है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे एंगल डिप्रेशन बना रहा हूँ तो वो एक इससे ऊंची हाइट से मुझे आना होगा, जो कि वहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको कहाँ से एंगल डिप्रेशन बनाना है, फ्रॉम द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से। तो मैंने उसके सामने पीसी, आप देख रही है पीसी जो बना रखा है सामने, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये जो इधर बन रखी है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, दिस इज़ योर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और जो बिल्डिंग मैंने इधर बना रखा है वो पहले से उसने बोला था 8 मीटर का बिल्डिंग जो उसने पहले बोला था। तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो टॉप है, ये जो टॉप है देख रहे हैं आप पी पॉइंट, यहाँ से मैंने पहले उस 8 मीटर की बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया 30 डिग्री, आप ये देख सकते हैं ये वाला एंगल। और फिर वहीं से मैंने एक और एंगल बनाया, ये देखिए 45। ये कहाँ बनेगा जाके, उसके बॉटम पे। जैसे ये आपका बिल्डिंग है, ये दूसरा बिल्डिंग है, तो इसके टॉप से पहले इसके टॉप पर बनाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये बनेगा। और फिर उसी बिल्डिंग से दोबारा उस छोटी बिल्डिंग के बॉटम पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे इस तरह से, तो वो दूसरा बन जाएगा, ये देखिए। और ये वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरह का ये डायग्राम है कुछ। बाकी तो फिर हमने ज्वाइन कर दिया चीज़ों को ताकि हमें समझ पाएँ। तो जो पहले एंगल बन रहा है 30 है और उसके बाद जो बन रहा है वो 45 है। आई होप अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा जिन बच्चों को डाउट आ रहा था। हाँ भाई क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब क्या बोला गया निकालने के लिए वो पढ़ लीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना होगा पीसी, ये आप फाइंड करके बताइए। और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी निकालिए, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा एक्स। आप सोचो कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पहले भी हमने किया था, पीछे एक क्वेश्चन था हमारे पास। ये सबको क्लियर हो रहा होगा। अब ये अगर 8 मीटर है ए बी तो सी डी भी 8 मीटर हो जाएगा। ऊपर का हिस्सा अगर मैं एच ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो उस पूरी बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट h+8 हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली अगर हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो हमें h+8 की वैल्यू पूरी फाइंड करनी है। मतलब बेसिकली h आ जाएगा तो उसमें 8 जोड़ना है बस, और एक x फाइंड करना है हमें, दो चीज़ें निकालनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या बताया था कि जैसे अगर ये हमारा कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर नीचे यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं ऐसे, और ये मैंने बनाया 30 डिग्री, तो मैंने कहा था कि लाइन ऑफ साइट के साथ चलते जाइए और यही नीचे जाकर एंगल ऑफ एलिवेशन का रूप ले लेता है। ये देखिए, तो ये वाला जो एंगल मैंने ऊपर बनाया ये 30 है, तो यही एंगल नीचे आके 30 हो जाता है। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी ना, तभी तो राइट एंगल्स बनेंगे वहाँ पर, और फिर आप उन एंगल्स को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री वाला जो है इसकी लाइन ऑफ साइट कौन सी है, पी, तो आप पी के साथ नीचे आ जाओ, इसकी लाइन ऑफ साइट है पी, तो पी के साथ अगर आप नीचे आ जाओ तो आप बी पॉइंट पर देखो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन का रूप ले लेगा, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये 30 हो गया। और जो बॉटम पर गया था वो लाइन ऑफ साइट उसका क्या है, पी ए,
जहाँ पर 45 एंगल जा रहा है, दिख रहा है सभी को। तो 45 का जो लाइन ऑफ साइट है वो पी ए था, तो पी ए के साथ आप बिल्कुल नीचे आ जाओ बॉटम पे, तो आप पहुँच जाएंगे ए पॉइंट पर। तो वो आपके लिए बन जाएगा कितना डिग्री, 45। तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बाद में एलिवेशन में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसी लाइन ऑफ साइट में नीचे आके बॉटम पे आ जाना है बस, जहाँ पर आपने वो डिप्रेशन एंगल बनाया था। तो आइए अब ट्रायंगल्स को यूज़ करते हैं और बात बन जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हम 45 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, tan 45 हमेशा 1 होता है, तो जल्दी काम हो जाता है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं, देखो हम अब ये सब लिख देना, मैंने लिखा नहीं है कि ए भी 8 है तो सी डी भी 8 हो जाएगा, क्योंकि टीचर इसके चीज़ें होनी चाहिए आपकी। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी और सी डी दोनों 8 मीटर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लेट कर लिया है सबसे पहले ए सी, जो कि एक्स लेट किया है मैंने, और उसके साथ साथ मैंने पी डी को लेट किया है एच। तो फिर हमारा जो बी डी है वो ए सी के बराबर हो गया, तो वो भी एक्स हो जाएगा। और पी से लेकर सी तक का जो लेंथ है हमारा, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट है, वो h+8 होगा। तो एक तो हमें h+8 करना है, मतलब पी सी निकालना है। मेन चीज़ें हमारी ये हैं कि एक तो पी सी फाइंड करना है और एक ये एक्स फाइंड करना है, बस बात बन जाएगी फिर। तो उसी का माइंड हमें लगाना है कि बस अब हम कौन से ट्रायंगल्स में जाएंगे और ये बात बन जाए हमारी। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है जिसके पास हम जाएंगे वो है इन ट्रायंगल पी ए सी। अब पी ए सी ट्रायंगल, पी सी ए कह सकते हैं ज़्यादा, तो पी सी ए ट्रायंगल में बच्चे अगर आप जाएं, जो बड़ा ट्राई ट्रायंगल है पी सी ए, तो उसमें हम लगा देंगे tan 45। तो वो हो जाएगा पी सी जो कि परपेंडिकुलर है, और बेस उसका कितना हो गया, सी ए। tan 45 1 होता है, पी सी का लेंथ था h+8, और ए सी कहो या सी ए कहो एक ही बात है, उसकी लेंथ है x। तो यहाँ से x हमारा h+8 के बराबर आ गया सीधा, एक इक्वेशन सी आ गई हमारे पास। अब इसको आगे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और जो ऊपर एक राइट एंगल और बन रहा है जिसका नाम है पी डी बी, क्योंकि वहाँ पर हमारा दूसरा एंगल ऑफ है एलिवेशन या डिप्रेशन जो बना हुआ है 30 डिग्री, वो आपके पास आ जाएगा। तो अब हम इन ट्रायंगल पी डी बी में जाएंगे, और पी डी बी में जाकर भी हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो पी डी बी में देखो परपेंडिकुलर कौन है, पी डी, और उसका बेस कौन है, देखो बी डी। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करिए। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3। पी डी का लेंथ कितना था, पी डी चेक करिए डायग्राम सभी बच्चे, पी डी था h और बी डी कितना है x। तो इसलिए हम यहाँ पर h रखेंगे, नीचे x रख देंगे, और इक्वल टू में हमारा चल रहा है कितना, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अगर आप, तो x इक्वल टू h√3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को, पहली और दूसरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और h और x फाइंड कर लेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पहले x फाइंड करना है, तो पहले आप क्या करें, जो x की वैल्यू आपके पास आई है ये, वो पहली वाली इक्वेशन में डाल दो, उससे आपका h आ जाएगा पहले, ठीक है। तो ये कर लेते हैं पहले। तो पुट x इन कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन। तो x को अगर बच्चे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, तो x की जगह पर तो आप क्या रखोगे, h√3, और h+8 हो जाएगा सामने। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये h को हमें इधर लाना होगा राइट से लेफ़्ट साइड पर, ताकि h एक साइड हो जाएंगे ना सारे। फिर यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1 इक्वल टू में 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको आगे फिर सॉल्व करें, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, देखो सभी बच्चे, तो h आ जाएगा 8/√3 -1। लेकिन अब इसको क्या हो गया कि नीचे जो वैल्यू आ रही है वो रूट में आ रही है। जब भी आपको कभी लगे कि डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आ रहा है, तो आप उसको रैशनलाइज ज़रूर करें। तो आगे की ओर इसको हम क्या करेंगे, √3 - 1 से √3 + 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद अगर यहाँ से हम h फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 8√3 + 1, और डिवाइड में a + b - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो √3² - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको और आगे की ओर सॉल्व करेंगे, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा, h हमारे पास आ जाएगा 8√3 + 1, और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर बन रहा है 4
ब्रैकेट में √3+1। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आपका रूट्स में वैल्यू आता है, इरेशनल नंबर आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज उसको ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था। एक्स किलो उठा के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में रख दिया, उसके बाद एच को एक तरफ किया और एच किलो निकाली, तो 8/√3 - 1 आई, इसको रैशनलाइज करके एच आ गया। अब ये जो एच आया है उसको हम वापस सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ हम उसको बताएंगे कि x की वैल्यू किसके बराबर थी, h√3। तो h की जगह पर हम रख देंगे 4√3+1 और इनटू में फिर से √3। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको अगर आप बच्चे सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 4√3। चाहे तो आप √3 को अंदर भेज सकते हैं, तो √3 × √3 हो जाएगा 3 और 3 + √3। तो ये तो दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, जिसको हमने क्या माना था, x माना था। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। अगर आप ध्यान से देखें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो हाइट है वो h+8 है, दिख रहा है सभी को, h+8। तो h+8 अगर हम करेंगे तो ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट आएगा। और यहाँ पर बच्चे अगर आप देखें तो h+8 की जो वैल्यू है वो x के बराबर है, यानी कि जो उन दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, वही उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट भी है, क्योंकि h+8 की जो वैल्यू है वो x के बराबर है। तो आप इस तरह से टीचर को समझा सकते हैं। तो लास्ट में जब बच्चे आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालेंगे, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये आपको अगर निकालना है तो जो कि h+8 है, तो आप कहना कि भाई h+8 जो है वो x के बराबर है, तो इसलिए उसकी हाइट भी यही हो जाएगी। तो अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना होगा, बाकी तो डायग्राम मैंने बता ही दिया था और समझ में सबको आया ही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे।